जब एचआर की फ़ील्ड का इंतखाब किया तो ये आपने इंतखाब क्यों किया? मैंने कोर्स किया था 3 मंथ्स का, ठीक है। उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स पे। जब आप लोग किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि शॉर्टलिस्ट कर लिया आपने कुछ कैंडिडेट्स, जी जी। उसके बाद बारी आती है इंटरव्यूज़। तो सबसे पहले हम एचआर इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद हम टेक्निकल इंटरव्यू, देन असेसमेंट, टेक्निकल असेसमेंट, देन फाइनल इंटरव्यू। काफ़ी कंपनीज़ में वही पोजीशंस ओपन थी, तो जिसकी वजह से लोग ज़्यादा, वैसे आपको पता है कि बड़ी कंपनीज़ को प्रेफर करते हैं कि वहीं पे ही हम लोग जाएँ और वहाँ पे हमें जॉब मिले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से और अचीवमेंट से आपको कुछ सीखने को मिले और आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ये एचआर की डिफरेंट डोमेन्स में पिछले 4 सालों से काम कर रही हैं और आइस ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक हैं। तो हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि एचआर की जो डिफरेंट डोमेन्स है, जिसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट है और ख़ास तौर पे जो रिक्रूटमेंट इनका एक्सपर्ट एरिया है, उस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि उसमें इनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और किस तरह से ये रिक्रूटमेंट को देख रही हैं। ये सारी बातें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम किंज़ा सलीम साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक। मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि सबसे पहले तो आपने जब एचआर की फ़ील्ड का इंतखाब किया तो ये आपने इंतखाब क्यों किया? क्या आपका इंटरेस्ट था इसमें या कुछ डिलीवर करना चाहती थी? क्या विज़न था? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और मेरा जो स्टार्ट था करियर का वो हुआ था 2019 में। उसमें मैंने पहले इंटर्नशिप की थी, लेकिन इंटर्नशिप से पहले मेरा था अमल एकेडमी में मैंने कोर्स किया था 3 मंथ्स का, ठीक है। उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स पे उनका काम करते थे, ठीक है। उसके बाद मेरी काफ़ी उसमें हुई इम्प्रूवमेंट मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स पे और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे। उसके बाद मैंने स्टार्ट की इंटर्नशिप, उसमें मेरा था सोशल मीडिया मार्केटिंग पे मेरी इंटर्नशिप थी। उसके बाद मैंने एक जॉब स्टार्ट की एज एन असिस्टेंट मैनेजर माबरा इवेंट मैनेजमेंट में। उसमें हम लोग इवेंट्स वगैरह सुपरवाइज करते थे और उनका सोशल मीडिया भी मैं हैंडल कर रही थी। ठीक हो गया। देन 2020 में ही कोविड आ गया था। उसके बाद फिर उसके बाद काफ़ी, आपको पता है कि कंपनीज में ले ऑफ्स चल रहे थे और ले ऑफ्स के बाद फिर कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह किसी कंपनीज में ओपन नहीं हो रही थी। तो उसके बाद मैंने वैसे एक्टिवली उसमें जॉब देख रही थी। 2020 में मेरी जॉब एंड हो गई थी दिसंबर में। फिर मैंने फेसबुक पे एक ऐड देखा था कंपनी का, आइस ऑफ टेक्नोलॉजीज। उसमें एचआर वो हायर कर रहे थे। मैंने वैसे ही अप्लाई कर दिया क्योंकि वैसे जो मेरी फील्ड है वो स्टैटिस्टिक्स है। तो उसमें मुझे ना कोई रेलिवेंट कोई जॉब नहीं मिली थी। मास्टर्स किया हुआ उसमें या बैचलर्स? जी, बीएस ऑनर्स। उसमें कोई रेलिवेंट अपॉर्चुनिटी कोविड की वजह से भी एक तो नहीं मिल रही थी और वैसे भी मैं अपॉर्चुनिटी देख रही थी, लेकिन कोई खास नहीं मिल रही थी। फिर मैंने अपनी सोचा कि एटलीस्ट जॉब मिले, तो मैंने फिर उसमें एचआर में अपना स्टार्ट किया करियर। और वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ और उसमें इंटरव्यू मैंने पास कर लिया। तो फिर वहाँ से मैंने अपना स्टार्ट किया एचआर में, ठीक है। लेकिन एचआर में अभी मुझे बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज था मेरा उसमें। तो मतलब एक तो मैंने जो मेरे मेंटोर्स हैं वहाँ पे, उन्होंने मेरा काफ़ी मुझे मतलब सिखाया। जी, सिखाया बिल्कुल, ठीक है। उन्होंने काफ़ी सिखाया। फिर उसके बाद मैंने सेल्फ लर्निंग की और लिंक्डइन पे फिर अपना अकाउंट बनाया। वहाँ से फिर मैंने अपना स्टार्ट किया कि रिक्रूटमेंट साइड और बाकी जो ऑपरेशंस है वो क्या होते हैं। सेल्फ लर्निंग वैसे काफ़ी की थी, जिसकी वजह से, क्योंकि मेरी फील्ड नहीं थी एचआर, तो स्टैट्स मेरी फील्ड थी, इस वजह से फिर मैंने सेल्फ लर्निंग ही की। और जो मेरे सर हैं और जो मतलब वहाँ पे मेरे सीनियर्स हैं, उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। अच्छा मैम, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपका जो एक्सपर्ट एरिया है वो है रिक्रूटमेंट और आप इसी पे ज़्यादा काम कर रही हैं। तो जब कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, सबसे पहले तो ज़ाहिर है कि आपके पास एक बल्क आता होगा सीवीज़ का। उसमें से शॉर्टलिस्ट करने का क्राइटेरिया क्या है? मतलब क्या 2-3 चीज़ें एक सीवी में हो या एक लिंक्डइन प्रोफाइल में हो, जिसकी वजह से आप उनको सिलेक्ट कर लेती हैं कि अब इन कैंडिडेट्स का हम इंटरव्यू करेंगे? अच्छा, वो मैं सबसे पहले देखती हूँ कि कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे, वो साथ ही अपनी ग्रेजुएशन के साथ जॉब स्टार्ट कर देते हैं पार्ट टाइम। और लेकिन उसमें मुझे लगता है कि अभी उस तरह ग्रोथ नहीं होती उस फील्ड में। और मतलब वो, क्योंकि वो फुल टाइम उस जॉब को नहीं दे रहे, क्योंकि वो स्टडी और ये 2 चीज़ों को वो हैंडल कर रहे हैं उसमें। हाँ जी। तो उसमें ये होता है कि लेकिन आप मतलब उस फील्ड में आप सही तरह इन नहीं हुए, ठीक है। पार्ट टाइम आप कर रहे हैं, ठीक है। आपकी जैसे इंटर्नशिप है या किसी ने जॉब भी स्टार्ट कर दी, तो आप जस्ट 4 आवर्स उसमें दे रहे हो। तो मेरा ये होता है कि मैं सबसे पहले उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट ईयर देखती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ उनका स्किल्स, ठीक है। उनके रेलिवेंट स्किल्स हैं हमारी जेडी के अकॉर्डिंगली कि नहीं है, ठीक है। स्किल सेट है और उसमें एक कंपनी में जैसे उन्होंने कितना टाइम गुजारा है, वो कंसिस्टेंट हैं एक कंपनी में कि नहीं, उससे ये होता है कि आप लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय हैं कि नहीं।
कुछ होता है, कुछ कैंडिडेट्स या कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जॉब छोड़ देते हैं, जल्दी छोड़ देते हैं, कंपनी के साथ सही फिट नहीं हो रहे, सही। ठीक है, या कोई वहाँ पे उन्हें कोई इश्यूज़ हैं या प्रोबेशन में ही वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम यहाँ पे आगे नहीं चल सकते इस कंपनी में। तो इसलिए फिर ये होता है कि लेकिन एटलीस्ट आप 1 ईयर या 1 से ज़्यादा ईयर जो है वो आप गुजारें कंपनी में, उसमें आपकी कंसिस्टेंसी साबित होती है कि आप एक कंपनी में कितना लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। और बाकी प्रोफाइल में आपकी जो हेडलाइन है, आपकी जो समरी है वो काफ़ी डिटेल्ड होनी चाहिए। उसमें आप जो आपके रेलिवेंट स्किल्स हैं, लाइक अगर आप डेवलपर हैं कोई, या कोई बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट हैं या कुछ भी है, उसमें आप रेलिवेंट स्किल्स अपने ऐड करें और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक चीज़ें उसमें डालें, ताकि एक रिक्रूटर को भी उसमें पता हो कि आपके रेलिवेंट स्किल्स हैं या नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी मिस्टेक अपनी सीवी में या प्रोफाइल है, वो रिज्यूमे है या लिंक्डइन प्रोफाइल है, क्या सबसे बड़ी गलती आपको नज़र आती है? गलती मतलब समटाइम्स मैंने ये देखा है कि जो मतलब वो ना अपनी अपडेट नहीं रखते। जैसे अगर कोई कंपनी उन्होंने स्विच की है ना, तो उन्होंने पिछली जो कंपनी एक का दफ़ा भी बनाई थी सीवी उसी को यूज़ करते रहते हैं। यूज़ कर रहे हैं ठीक है। एक, और उसके अलावा जो एक कंपनी में ऑलरेडी वो उन्होंने छोड़ दी है, लेकिन वो उसको अपडेट नहीं किया उन्होंने, और उसी कंपनी का भी वो करंटली काम कर रहे हैं, और जहाँ पे उन्होंने नई ज्वाइन किया वहाँ पे भी। तो उसमें दोनों में आप मतलब उसमें रिक्रूटर ज़रा कंफ्यूज हो जाता है कि आपने किस कंपनी में आप करंटली काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। उसको एटलीस्ट आप अपडेट करें। अगर आप स्विच करते हैं कंपनीज, तो उस चीज़ को आप हाईलाइट करें कि आपने स्विच कर लिया और उस वहाँ पे पिछली कंपनी को आपने कब एंड किया है, किस मंथ में। एक ये चीज़ होती है। और उसमें कुछ होता है कि कुछ लोग इतनी अप टू डेट नहीं रखते अपनी प्रोफाइल, लाइक स्किल्स वगैरह नहीं ऐड करते, ठीक है। और मतलब और जैसे मैंने अपडेट की ही बात की है, तो वो उसको उनको रखना चाहिए। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि जब आप लोग किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि शॉर्ट लिस्ट कर लिया आपने कुछ कैंडिडेट्स, जी जी। उसके बाद बारी आती है इंटरव्यूज़ की। तो इंटरव्यूज़ में क्या करते हैं, मतलब किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ये थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप बताएं, और क्या रिस्पॉन्स आता है मोस्टली? ठीक है। अच्छा, जैसे अगर आप टेक्निकल की बात करते हैं, टेक्निकल कोई भी पोजीशन ओपन हुई है, ठीक है, लारावेल व्यू की या मर्न स्टैक, कोई भी टेक स्टैक की कोई भी ओपन हुई है, तो उसमें ये होता है कि मतलब सबसे पहले तो मैं एचआर इंटरव्यू हमारा होता है, जो हमारा प्रोसेस है। सबसे पहले हम एचआर इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद हम टेक्निकल इंटरव्यू, देन असेसमेंट, टेक्निकल असेसमेंट, देन फाइनल इंटरव्यू। हमारे ये 4 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट में मैं जो इंटरव्यू लेती हूँ, उसमें सबसे पहले मैं बेसिक टेक्निकल इंटरव्यू भी लेती हूँ, ठीक है। उसमें मैंने थोड़ी नो हाउ उसमें है मेरी, तो वो मैं पूछ लेती हूँ उनसे। लेकिन समटाइम्स होता है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं बेसिक टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता होता, ठीक है। तो वो मैं उसमें थोड़ा सा हैरान होती हूँ कि लाइक अगर आपका 4 इयर्स का या 3 इयर्स का भी इसमें एक्सपीरियंस है, तो एटलीस्ट आपको बेसिक चीज़ों का नो हाउ होना चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए उसमें। तो उसमें ये होता है कि उनके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होते, वो मतलब कुछ इस तरह बता रहे होते हैं कि जैसे वो जस्ट मतलब हवाओं में आंसर दे रहे हैं। तो ये थोड़ा होता है। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो ये तो और उसमें थोड़ा ये भी होता है कि कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कुछ कैंडिडेट्स, लाइक उन्हें जैसे वो ये शो कराते हैं हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन एक्चुअली जब उनकी जो मेजर उनका जो टेक्निकल इंटरव्यू होता है, उसमें वो उनके कॉन्सेप्ट्स वगैरह नहीं क्लियर होते, तो जिसकी वजह से वो मतलब उस इंटरव्यू में पास नहीं हो पाते। मैम, सबसे बड़ा जो मेजर चैलेंज है इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में आपको बीइंग एन एचआर मैनेजर क्या फेस करना पड़ता है? ज़ाहिर है एक प्रोसेस है पूरा, उसमें सबसे बड़ा मेजर कोई लूप होल या चैलेंज वो क्या है? ठीक है। चैलेंज सबसे पहले ये कि जब कोई आपको पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं मिल रहा होता, ठीक है, ये सबसे बड़ा चैलेंज मैं फेस करती हूँ। कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जो मोस्टली कंपनीज में ओपन होती हैं, ठीक है, लेकिन उसमें ना फिर कैंडिडेट्स की भी शॉर्टेज हो जाती है। लाइक एक टाइम मैंने देखा था कि जिसमें बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स की पोजीशन काफ़ी कंपनीज में ओपन थी, लेकिन उसमें हमें भी कैंडिडेट्स उस तरह नहीं मिल रहे थे। तो उसमें ये था कि काफ़ी कंपनीज में वही पोजीशन ओपन थी, तो जिसकी वजह से लोग ज़्यादा, वैसे आपको पता है कि बड़ी कंपनीज को प्रेफर करते हैं कि वहीं पर ही हम लोग जाएँ और वहाँ पर हमें जॉब मिले। और इसके चैलेंज को इस तरह मैंने मतलब सॉल्व किया कि उसमें मैंने हेड हंटिंग की। हेड हंटिंग में होता है कि आप अपनी ही पोजीशन के मुताबिक उस कैंडिडेट को आप अप्रोच करते हो। जो भी आपकी जेडी की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उसके मुताबिक ही उस कैंडिडेट की प्रोफाइल में ढूंढ रहे होते हो, ठीक है। और उससे में ही आप एक कस्टमाइज मैसेज उन्हें करते हो कि हमारी पोजीशन इस कंपनी में ओपन है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें बताएं। तो इसमें ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, हेड हंटिंग में मुझे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है जो मतलब मेरी अपने रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में, कि ज़्यादा मैं हेड हंटिंग के थ्रू ही अपने जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी पोजीशन है, वो ज़्यादा फिल करती हूँ। सही। मैम, आपके 4 साल के प्रोफेशनल करियर में और उससे भी पहले जब आपने स्टडी भी की और फिर प्रोफेशनल फील्ड में आई, बीइंग अ खातून, कोई मुश्किल आपको फेस करनी पड़ी और ये सारा सफ़र कैसा रहा? प्लस इंस्पिरेशन कौन है आपकी? अच्छा, ये सफ़र तो वैसे काफ़ी अच्छा रहा मेरा,
ठीक है, और इसमें यही होता है कि आपने बस आपने स्ट्रॉन्ग रहना होता है, ठीक है। अगर एक वुमेन अगर एक बाहर जॉब करने के लिए निकल रही है तो उसे स्ट्रॉन्ग सबसे पहले रहना चाहिए और कॉन्फिडेंट, ठीक है। अगर वो और उसमें अपनी ये कि अपनी जॉब से ही आप ताल्लुक़ रखें, लाइक अपनी फील्ड में ही रहें, उसी में ही आप मतलब उसी में सीखें जो भी आपने फील्ड चूज़ किया अपने करियर में। और इंस्पिरेशन मेरी इमरान खान है, और वो इसलिए हैं कि उन्होंने कभी मतलब मुझे ये लगता है कि उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, और वो हमेशा स्ट्रगल करते रहे। उन्होंने थ्रू आउट अपने जो भी उनका टेन्योर था उसमें उन्होंने हमेशा मतलब स्ट्रगल ही किया और कभी पीछे नहीं हटे। तो इस वजह से मुझे ये है कि आपको कोशिश करते रहना चाहिए जब तक आप अपने मतलब मकसद पूरा नहीं कर सकते। मैम, फ्यूचर में आपका क्या प्लान है, क्या गोल्स हैं? कोई ऐसा ख्वाब जो आपके माइंड में हो, दिल में हो, जिसे पूरा करना चाहती हूँ, वो क्या ख्वाब है? अच्छा, वैसे प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों गोल्स हैं। प्रोफेशनल में मेरा ये है कि मैं अभी जो रेलिवेंट सर्टिफिकेशंस जो हैं एचआर में मतलब करना चाहती हूँ, और इसके अलावा और बाकी जो अपनी जो मेरी करंट स्किल्स हैं उन्हें इन्हेंस करना चाहती हूँ, जो भी हैं, जैसे लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिक्रूटमेंट के स्किल्स। तो जितने भी ऑपरेशंस में हैंडल कर रही हूँ उसमें यह है कि मैं कंटिन्यूस लर्निंग करना चाहती हूँ, तो इसमें ही स्ट्रॉन्ग ग्रिप। मैम, मुझे ये बताइएगा कि मोस्टली केसेस में जब किसी भी कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जाता है तो उसकी क्या वजह होती है? ये है कि जैसे कुछ कैंडिडेट्स बहुत, जैसे मैंने आपको बताया था कि ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब जैसे आप एक इंटरव्यू में पास हो गए हैं, सेकंड इंटरव्यू आपका है, ठीक है, लाइक उसको टेक्निकल कह दें या कुछ भी, तो उसमें ये होता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उनका होता है, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं उसमें। और उनका रेलिवेंट जैसे जो भी पोजीशन उनकी ओपन है, मतलब जिस भी पोजीशन के लिए वो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि वो मतलब उनकी रेलिवेंसी उसमें शो नहीं हो रही थी। और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं वो असेसमेंट के लिए मतलब इनकार कर देते हैं कि हमने असेसमेंट नहीं देनी, तो उसमें ये होता है कि वो शायद वो कैंडिडेट सीरियस नहीं है इस पोजीशन के लिए, वो जस्ट वैसे ही अप्लाई कर रहा है, वो एक्टिवली सीख नहीं कर रहा उस पोजीशन को। तो इसलिए हमारे ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स आए हैं हमारे पास जो असेसमेंट के लिए, जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम असेसमेंट नहीं दे सकते। तो उसमें यह था कि हमें यही उससे लगा कि शायद वो कैंडिडेट जो है वो सीरियस नहीं है इस पोजीशन के लिए, और वो एक्टिवली देख नहीं रहा है। ज़ाहिर है वो तो फिर वैसे ही जो है आउट हो जाते हैं उसमें। जी, एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया किंजा सलीम साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और ख़ास तौर पे रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने बताई जो कि यकीनन हमारे सुनने वालों के लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनके इंटरव्यू से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सीखी होंगी, और जो भी लोग किसी भी जगह पे अप्लाई करना चाहते हैं, कोई जॉब हासिल करना चाहते हैं, उनको ये बेसिक चीज़ें लाजमी पता होनी चाहिए कि हमारी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, CV कैसी होनी चाहिए, लिंक्डइन पे हमारा जो एक अकाउंट है वो किस तरह से होना चाहिए, और फिर इंटरव्यू में जो हमसे सवाल हैं वो क्या पूछे जाएंगे और उनका जवाब हमने कैसे देना है। अगर ये प्रिपरेशन आपकी पूरी है तो यकीनन आप एक अच्छी जॉब स्कोर कर सकते हैं, उसको अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर चीज़ें आपके लिए बहुत मुश्किल हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।